करण को अपनी तरफ आते देख मधु की घबराहट बढ़ती जा रही थी, पर करण फिर भी उसे घूरते हुए उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। मधु ने घबराकर अपने आसपास देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके जोर से चीखी। उसे चीखते देख करण ने गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और उसे अपनी ओर खींचा और अपने दूसरे हाथ की हथेली उसके होठों पर रखकर गुस्से में बोला, चुप, एकदम चुप। अब अगर चीखी तो वो करूंगा तुम्हारे साथ जो तुमने अपने बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, समझी? उसके इतना कहते ही मधु की आवाज बंद हो गई और वो बिना कुछ कहे एकटक उसे देखने लगी और वो उसे। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी अचानक बाहर से लोगों की आवाजें आने लगी। लिफ्ट के बीच में रुकने की वजह से मॉल में अफरा तफरी मच गई थी। मधु ने आहिस्ता से करण की हथेली अपने होठों से हटाई तो वो भी झेप गया और पलटकर खड़ा हो गया। करण ने लिफ्ट फिर से ऑन करने के लिए बटन प्रेस किया पर लिफ्ट चालू नहीं हुई। ये लिफ्ट चल क्यों नहीं रही है? वो इतना कहकर लिफ्ट स्टार्ट करने के लिए बटन प्रेस करने लगा। लिफ्ट स्टार्ट न होने की वजह से मधु बहुत घबरा गई। वो घबराहट में अपने दोनों हाथों से करण की बांह पकड़कर बोली, प्लीज कुछ करिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज लिफ्ट खोलिए, मुझे बाहर जाना है। करण ने गुस्से में उसका हाथ हटाया और बोला, हम यहाँ तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से फंसे हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें इतने सारे बटन एक साथ प्रेस करने की? मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारा फोन देने आया था, तुम्हें खा नहीं जाता। उसकी आवाज से मधु और डर गई और रोते हुए बोली, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ज्यादा देर लिफ्ट में नहीं रह पाती हूँ, मुझे घबराहट होने लगती है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, प्लीज। उसे इतना घबराया हुआ देखकर करण भी परेशान हो गया। वो अपने कांपते होठों से फिर से बोली, मुझे बाहर जाना है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज। रिलैक्स मधु, लिफ्ट अटक गई है, कुछ देर में फिर से चलने लगेगी। करण ने इतना कहा ही था कि तभी लिफ्ट की लाइट्स बंद हो गई। मधु ने घबराकर उसे पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और रोते हुए बोली, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ करिए। मधु को ऐसे देखकर करण और परेशान हो गया। उसने तुरंत अपने फोन की टॉर्च ऑन की और फिर मधु को खुद से दूर कर दिया। टॉर्च की रोशनी में उसे मधु का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। धीमी धीमी रोशनी में उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। करण फिर से सब कुछ भूलकर एकटक उसे देखने लगा। तभी मधु ने करण की बांह बहुत कसकर पकड़ी और आंखें बंद करके बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मधु देखो, रोशनी हो गई है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। करण की बातें सुनकर मधु ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली और अपनी आंसू भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगी। करण भी बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था, पर तभी मधु की आंखों से आंसू झलकने लगे। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। ये देखकर करण ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ाया। उसने जैसे ही आंसू पोंछने के लिए अपनी उंगलियों से उसके गालों को छुआ तो मधु ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। करण ने अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे और फिर उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर उसके कानों के पीछे करने लगा। करण सब कुछ भूलकर मधु को देख रहा था। तभी लिफ्ट की लाइट्स ऑन हो गई। लिफ्ट चलने की आवाज सुनकर मधु ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। करण भी उससे दूर हो गया और पलटकर खड़ा हो गया। मधु भी झेप गई और वो भी उसकी ओर पीठ करके खड़ी हो गई। करण ने गुस्से में अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधी और मन ही मन बोला, ये क्या कर रहा था मैं? क्यों इस लड़की के पास आते ही मैं अपने होश खोने लगता हूँ, क्यों? मधु ने भी घबराकर अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोली, हे भगवान, ये सब क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? जितना मैं इनसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ उतना ही आप मुझे इनके करीब ले आते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही बाहर खड़े लिफ्टमैन ने पूछा, मैडम आप ठीक तो है ना? मधु बिना कोई जवाब दिए रोते हुए वहां से चली गई। करण ने पलटकर उसे जाते देखा तो वो भी लिफ्ट से बाहर आया। मधु भागती हुई आई और एक बड़े से फ्लावर पॉट के पास आकर रोने लगी। उसने अपना एक हाथ अपने सिर पर रखा और रोते हुए खुद से बोली, प्लीज भगवान जी, मत करिए मेरे साथ ये सब। आप एक ऐसा एहसास मुझे महसूस करवा रहे हैं जिसे मैं कभी महसूस नहीं करना चाहती, और इनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज भोलेनाथ बख्श दीजिए मुझे, प्लीज। उसने इतना कहा ही था कि तभी करण पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाकर बोला, ये लो। मधु ने गुस्से में उसके हाथ से पानी की बोतल ली और उसे फेंकते हुए बोली, आप दूर रहिए मुझसे
और मुझे छूने की कोशिश तो बिल्कुल मत करिएगा, समझे आप। करण ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली, पर फिर उसने उसका टूटा हुआ फोन वही फ्लावर पॉट पर रखा और बिना कुछ कहे उसे घूरते हुए वहां से चला गया। मधु रोते हुए उसे जाते देख रही थी। तभी एक लड़की उसके पास आई और उसे बैग देते हुए बोली, ये लीजिए मैडम, आपकी ड्रेस रेडी हो गई। थैंक्स, इतना कहकर उसने बैग लिया और अपने आंसू पोंछकर वहां से चली गई। दूसरी ओर करण गुस्से में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसे बार बार मधु के कहे शब्द याद आ रहे थे। उसे बार बार वो लम्हा याद आ रहा था जब उसने मधु के आंसू पोंछने के लिए उसे छुआ था। उसने गुस्से में अपनी गाड़ी साइड में ली और ब्रेक लगाया। वो अपना हाथ बहुत जोर से स्टीयरिंग पर मारते हुए बोला, क्यों करता हूँ मैं बार बार उसके साथ ऐसा? क्यों बार बार मैं उसे अपने बहुत करीब ले आता हूँ? क्यों जब वो मेरे सामने होती है तो मैं खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाता हूँ? हजारों लड़कियां मेरे आगे पीछे मंडराती रहती है, पर मैं उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। पर मधु, जब भी वो मेरे आसपास होती है तो मेरे कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। क्यों? इतना कहकर उसने फिर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर दे मारा और कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। पर फिर उसने गुस्से में जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की, अचानक उसकी नजर सड़क पर पैदल चल रही मधु पर पड़ी। मधु बेसुध सड़क पर चली जा रही थी। उसके कानों में कभी उस बाबा की तो कभी मीरा की कही बातें गूंज रही थी। कभी उसे अपनी माँ के ताने सुनाई देने लगते तो कभी उसे शिमला की वो सुबह याद आती जब उसने खुद को एक अनजान इंसान के साथ देखा था, तो कभी उसे करण के साथ बिताए लम्हे याद आ रहे थे। यही सब सोचते हुए उसका सिर चकराने लगा था। उसे चारों ओर गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दे रहे थे, पर उसकी पलकों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी हॉर्न बजाते हुए उसके बहुत करीब से निकल गई। मधु, करण चीखते हुए अपनी गाड़ी से बाहर आया और उसकी ओर दौड़ा। मधु अपना सिर पकड़े गिरने ही वाली थी, पर करण ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। आते जाते लोग उन्हें देखने लगे। करण ने मधु की ओर देखकर पूछा, मधु तुम ठीक हो? मधु ने अपनी बंद हो रही आंखों से उसकी ओर देखा। खुद को उसकी बाहों में देखकर उसने गुस्से में उसे दूर धकेला और बोली, दूर रहिए मुझसे, मत आइए मेरे पास। पर उसका सिर फिर से चकराने लगा। वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। करण ने उसे पकड़ने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, पर वो लड़खड़ाते हुए बोली, कहा ना मैंने आपसे कि मुझसे दूर रहिए। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। चले जाइए आप यहाँ से, प्लीज चले जाइए। मधु, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस वक्त मेरी मदद की जरूरत है। इतना कहकर वो फिर से मधु के करीब जाने लगा। वही रुक जाइए, आपको तो बस मेरे पास आने का बहाना चाहिए होता है, पर मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। सुना आपने? मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। मधु चीखते हुए बोली। मधु का इस तरह से बात करना करण को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने आगे बढ़कर गुस्से में उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर बोला, मुझे तुम्हारे करीब आने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती है, पर मुझे ना उनमें कोई दिलचस्पी होती है और ना तुम में है। इसलिए आज के बाद मुझसे ऊंची आवाज में बात कभी मत करना, और अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो भाड़ में जाओ। इतना कहकर वो गुस्से में अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। मधु रोते हुए अपनी बंद हो रही आंखों से उसे जाते देख रही थी। करण कुछ कदम ही चला था कि तभी मधु बेहोश होकर सड़क पर गिर गई। उसके गिरने की आवाज सुनकर करण के कदम रुक गए और उसने पलटकर मधु की ओर देखा। मधु, वो चीखते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ा। मधु के आसपास जमा हुई भीड़ को हटाते हुए वो उसके पास आया। उसे जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उसने तुरंत उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर फिर अचानक उसे कुछ देर पहले मधु की कही बात याद आ गई और उसने अपना हाथ रोक लिया। पर मधु को बेहोश देखकर उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तभी भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम जानते हो इस लड़की को? कहाँ ले जा रहे हो इसे? करण ने तुरंत उनकी ओर देखा तो वो बुजुर्ग आदमी और भीड़ में खड़े लोग उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। करण ने मधु की ओर देखा जो अभी भी बेहोश थी। उसने खुद को संभाला और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं इसे। पत्नी है मेरी और मधु नाम है इसका। उसके इतना कहते ही सबके चेहरों के भाव बदल गए। करण ने मधु को बाहों में लिए हुए ही लोगों को घूरते हुए पूछा, अब अगर आप लोग मेरे रास्ते से हटने की मेहरबानी करें तो क्या मैं अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाऊं? उसके इतना पूछते ही सब लोग उसके रास्ते से हट गए। करण तेजी से मधु को लिए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा।
एक लड़का मधु का पर्स और कपड़ों का बैग लिए करण के पीछे चलने लगा। करण ने मधु को अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाया और उसका सीट बेल्ट बांधने लगा। ये आपकी पत्नी का सामान, वो लड़का मधु का सामान करण की ओर बढ़ाकर बोला। करण ने उसके हाथ से सामान लिया और गाड़ी में रखते हुए बोला, थैंक्स ब्रो। फिर वो भागते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठा और वहां से चला गया। दूसरी ओर मीरा बार बार मधु का नंबर ट्राई कर रही थी, पर उसका फोन लग ही नहीं रहा था। वो परेशान होकर बोली, मधु तो अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करती, तो फिर उसका फोन बंद क्यों आ रहा है? एक काम करती हूँ, रिद्धिमा को कॉल करती हूँ। उसने तुरंत रिद्धिमा को कॉल की, पर रिद्धिमा ने भी उसकी कॉल रिसीव नहीं की। मीरा ने फिर से उसका नंबर ट्राई किया। तभी रोहित ने वहां आकर पूछा, मधु से बात हुई तुम्हारी? नहीं रोहित, उसका फोन बंद आ रहा है, मीरा परेशान होकर चेयर पर बैठते हुए बोली। रोहित ने उसे परेशान देखा तो अपने फोन से रिद्धिमा को कॉल करने लगा, पर उसने फोन नहीं उठाया। रोहित गुस्से में बोला, ये रिद्धिमा भी ना, पता नहीं फोन रखती ही क्यों है जब फोन उठाती नहीं है। मीरा कुछ नहीं बोली क्योंकि वो सिर्फ मधु के बारे में सोच रही थी। उसे इतना परेशान देखकर रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मीरा तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? पार्लर में है दोनों, टाइम तो लगेगा ही, थोड़ी देर में आ जाएंगी। रोहित मधु की जिंदगी में मुश्किलें अपने आप उसका पता ढूंढ लेती है, इसलिए जिंदगी जीना किसे कहते हैं ये तो उसे पता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए जीती है, उनके लिए मुस्कुराती है। अपने बारे में सोचने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होता है, इसलिए मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। पता नहीं क्यों, पर मुझे मधु के लिए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उसका फोन बंद सिर्फ दो ही कंडीशन में होता है, जब उसका फोन खराब हो जाए या फिर वो किसी तकलीफ में हो। मीरा की बातों ने रोहित की भी परेशानी बढ़ा दी। तो फिर चलो मीरा, हम खुद पार्लर जाकर मधु को ले आते हैं, इतना कहकर वो मीरा का हाथ पकड़े। 2 कदम ही चला था कि तभी उसकी नजर रिद्धिमा की गाड़ी पर पड़ी। उसकी गाड़ी देखते ही मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत रोहित का हाथ छोड़ा और रिद्धिमा की ओर दौड़ने लगी। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से बाहर आई। उसने ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था और उस पर ब्लैक कलर का दुपट्टा गले में डाल रखा था। बालों में जुड़ा बांधकर उसने हेवी मेकअप किया हुआ था। मीरा को जब उसके साथ मधु नजर नहीं आई तो उसने परेशान होकर पूछा, रिद्धिमा मधु कहाँ है? अरे ये तो मेरा सवाल होना चाहिए, रिद्धिमा पलटकर बोली। मीरा और रोहित दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मीरा ने परेशान होकर पूछा, पर मधु तो तुम्हारे साथ गई थी ना? हाँ गई तो थी, पर मैंने उसे मॉल में अपनी एक ड्रेस लेने भेजा था, पर पता नहीं वो वहां से कहाँ चली गई। रिद्धिमा बोलो। उसकी बातें सुनकर रोहित गुस्से में भड़का, पता नहीं कहाँ चली गई का क्या मतलब है? वो तुम्हारे साथ गई थी तो तुमने उसे अकेले कहीं क्यों भेजा? रिद्धिमा ने तुरंत जवाब दिया, भाई पार्लर से मॉल पास ही था और मुझे आज सगाई में वही ड्रेस पहननी थी, पर उसकी फिटिंग ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने मधु को बस वो ड्रेस लाने भेजा था और वो मॉल गई भी थी। वहां से उसने मुझे फोन करके बताया भी था कि ड्रेस फिटिंग होने में आधा घंटा लगेगा और वो आधे घंटे बाद ड्रेस लेकर आ जाएगी। मैंने 1 घंटा उसका इंतजार किया, पर वो नहीं आई और उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ एक ड्रेस और लेकर गई थी। जब मधु नहीं आई तो मुझे ये ड्रेस पहनकर रेडी होना पड़ा, वरना आज मैं अपनी ही सगाई में लेट हो जाती। उसकी बातें सुनकर मीरा की परेशानी और बढ़ गई। उसने तुरंत मोहन को फोन किया। बेल जा रही थी पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। रिद्धिमा ने नौकर को अपना सामान निकालने का इशारा किया और वहां से चली गई। पर मीरा फिर से मोहन का नंबर ट्राई करने लगी। इस बार उन्होंने उसकी कॉल रिसीव कर ली। हेलो अंकल, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आज यहाँ रिद्धिमा की सगाई है, तो हो सकता है कि मधु और मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, इसलिए आप चिंता मत करिएगा, मैं खुद मधु को घर छोड़ दूंगी, मीरा बोली। मोहन मुस्कुरा दिए, मैं जानता हूँ बेटा, तुम दोनों सगाई का फंक्शन एंजॉय करो और आराम से आ जाना। और मधु से भी कह देना कि उसके पापा उसके लेट आने पर बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। उनकी बातें सुनकर मीरा समझ गई कि मधु उसके घर नहीं पहुंची। वो अपसेट होकर बोली, थैंक यू अंकल, अब मैं फोन रखती हूँ, बाय बाय बेटा। मीरा ने कॉल कट कर दी और रोहित की ओर देखने लगी, जो बड़ी उत्सुकता से उसे ही देख रहा था। मीरा तेजी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए बोली, मधु उसके घर नहीं गई है, जरूर कुछ तो हुआ है, मुझे मधु को ढूंढने के लिए मॉल जाना होगा। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी
तो रोहित उसके पास वाली सीट पर बैठते हुए बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मीरा ने उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी स्टार्ट की। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर मधु का चेकअप कर रहे थे और करण परेशान खड़ा उसे ही देख रहा था। तभी डॉक्टर करण से बोले, डोंट वरी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है और थोड़ा फीवर भी है इन्हें। मैंने ड्रॉप दे दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा। इतना कहकर उन्होंने कागज की एक पर्ची पर कुछ मेडिसिन लिखी और करण को देते हुए बोले, ये दवाइयाँ सुबह शाम देते रहिएगा इन्हें और होश में आते ही इन्हें जूस वगैरह पिला दीजिएगा। मैं थोड़ी देर बाद फिर से आता हूँ। करण पर्ची लेते हुए बोला, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने करण को परेशान देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करिए, आपकी पत्नी ठीक है। इन्हें होश आ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। करण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर हिला दिया। वो बस मधु को देखे जा रहा था। डॉक्टर के जाते ही वो मधु के पास आकर बैठा। उसने उसका फीवर चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर फिर अचानक उसने अपना हाथ वहीं रोक लिया और मन ही मन बोला, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ना मैं मधु के करीब जाता और ना वो मुझे देखकर लिफ्ट की ओर भागती। मेरी ही वजह से मधु लिफ्ट में इतनी देर तक फंसी रही। शायद उसी घबराहट की वजह से इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि ये बेहोश हो गई। यही सब सोचकर वो वहां से उठा और हॉस्पिटल के रूम से बाहर आया। वो एक वार्ड बॉय को रोकते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। वार्ड बॉय रुक गया। उसके रुकते ही करण ने अपने वॉलेट से 500 के 2 नोट निकाले और पर्ची के साथ उसे देते हुए बोला, प्लीज क्या आप नीचे मेडिकल से ये मेडिसिन ला देंगे? दरअसल मेरी पत्नी बेहोश है और मैं उसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मेडिसिन लेने के बाद इसमें से जितने भी रुपए बचे वो आप रख लीजिएगा। वार्ड बॉय ने तुरंत नोट और पर्ची ली और बोला, अभी ला देता हूँ। प्लीज एक फ्रेश मौसम्बी का जूस भी ले आइएगा। वार्ड बॉय ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही करण फिर से मधु के पास आ गया। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने एक तरफ आकर कॉल रिसीव की। जी दादी। करण, कहाँ है बेटा आप? यहाँ सब लोग आपकी सगाई में जाने के लिए रेडी है और आप अब तक नहीं आए। जल्दी आइए बेटा, हमें देर हो रही है, दूसरी ओर से शोभा बोली। सगाई का नाम सुनते ही करण की परेशानी और बढ़ गई। उसने खुद को संभाला और बोला, दादी आप सब मेरा इंतजार मत करिए, आप सब सगाई के लिए निकलिए, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। पर बेटा, शोभा ने इतना कहा ही था कि तभी करण उन्हें टोकते हुए बोला, दादी आप मुझे अच्छे से जानती है, मैं अपना क्या कोई वादा कभी नहीं तोड़ता, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। सगाई के शुभ मुहूर्त से पहले मैं आपके सामने खड़ा नजर आऊंगा। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी। करण हमारी बात। शोभा ने इतना कहकर अपना फोन देखा तो कॉल कट चुकी थी। वो परेशान होकर बोली, हे भगवान, आज ये सगाई अच्छे से हो जाने दीजिएगा प्लीज। इधर करण फिर से मधु के पास आकर बैठा। उसे मधु का खूबसूरत चेहरा देखकर उसके साथ बिताए सारे लम्हे याद आ रहे थे। तभी मधु को होश आने लगा। उसे होश आते देख करण तुरंत उठकर खड़ा हो गया। मधु ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली और अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई तो करण उसके पास खड़ा था। वो घबराकर तुरंत उठकर बैठी। वो समझ गई थी कि वो हॉस्पिटल में है। उसने करण को देखकर अपनी नजरें झुका ली, पर उसे कुछ बोल नहीं पाई। करण उसकी ओर देखकर मन ही मन बोला, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, इतनी चुप क्यों है? मधु ने भी उसे चोर नजरों से देखा और मन ही मन बोली, मुझे इनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी इतनी बदतमीजी के बाद भी ये मुझे यहाँ लेकर आए हैं, अब इनसे माफी कैसे मांगूं? दोनों कुछ देर खड़े बिना कुछ कहे एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। तब कि करण के फोन की बेल बजने लगी। उसने अपना फोन चेक किया तो उसकी मम्मा की कॉल आ रही थी। करण ने उनकी कॉल कट कर दी और अपना फोन साइलेंट पर कर लिया। मधु ने जैसे ही हिम्मत करके कुछ कहना चाहा तो वार्ड बॉय वहां आकर बोला, साहब ये आपकी मेडिसिन और जूस। इतना कहकर उसने करण को दवाई, जूस और बचे हुए पैसे दिए। करण ने दवाइयां और जूस का पैकेट लिया और बोला, ये तुम रख लो। वार्ड बॉय खुश होकर वहां से चला गया। उसके जाते ही करण ने मधु की ओर देखा तो उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। करण ने टेबल पर रखा ग्लास सीधा किया और जूस का पैकेट खोलकर उसने जूस डाला। उसने बिना कुछ कहे वो ग्लास मधु की ओर बढ़ाया। मधु ने चोर नजरों से उसे देखते हुए ग्लास ले लिया और चुपचाप जूस पीने लगी। करण एकटक उसे जूस पीते देख रहा था, पर मधु ने जैसे ही उसकी ओर देखा
तो उसने अपना मुंह फेर लिया। मधु ने जूस पीकर ग्लास टेबल पर रख दिया। करण ने उसे घूरते हुए मेडिसिन निकाली और पानी के ग्लास के साथ उसकी ओर बढ़ाई। मधु ने मेडिसिन देखते ही आंखें बड़ी बड़ी कर ली। करण उसका चेहरा देखकर बोला, तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा पति हूँ जो सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा में खड़ा रहूंगा। ये मेडिसिन खाओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। मधु पलटकर गुस्से में बोली, मैंने नहीं कहा था आपसे कि मेरी मदद करो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आगे से अगर तुम मेरे सामने मर भी रही होगी तो भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। पर आज ये दवाई लो ताकि मैं तुम्हें सेफली तुम्हारे घर पहुंचा दूं। उसके बाद जो तुम्हारे दिल में आए वो तुम कर सकती हो। करण अकड़ कर बोला। तभी डॉक्टर वहां आ गए और बोले, अरे वाह, आपको तो होश आ गया। करण ने तुरंत उनकी ओर देखा, पर उतनी देर में मधु ने अपनी मेडिसिन तकिए के नीचे छिपा दी और पानी पीने लगी। करण ने जैसे ही उसकी ओर देखा तो मधु ने पानी पीकर गहरी सांस ली। डॉक्टर मधु के पास आकर उसका चेकअप करते हुए बोले, आपकी वाइफ पहले से बेहतर है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बस 1-2 दिन आराम की जरूरत है इन्हें। डॉक्टर के मुंह से अपने लिए वाइफ शब्द सुनते ही मधु हैरानी से उसे देखने लगी तो करण ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। आपके हस्बैंड आपके लिए बहुत परेशान थे, इसलिए अपना ख्याल रखिए और जल्दी ठीक हो जाए ताकि इनकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर ने करण से हाथ मिलाया और वहां से चले गए। उनके जाते ही करण ने मधु की ओर देखा। वो अपनी सफाई देने के लिए आगे बढ़ा। थैंक यू। तभी मधु बोली। उसके थैंक यू कहते ही करण उसे हैरानी से देखने लगा, पर मधु ने अपनी नजरें झुका ली और बैग से उठकर करण के पास आई। मैं ठीक हूँ और अपने आप घर चली जाऊंगी। आपको मेरे लिए और तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने टेबल पर रखा अपना पर्स उठाया और उसमें से एक डायरी निकाली। उसने डायरी खोलकर उसमें से 500 के 4 नोट निकाले और करण की ओर बढ़ाते हुए बोली, थैंक यू। करण ने गुस्से में पहले नोटों की ओर देखा और फिर मधु को घूरते हुए वहां से चला गया। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।